Once again, hello and welcome to CGS Raipur's UPSC CGPSC Civics और Polity और Constitution सीरीज। और आज का टॉपिक है Why do we need a constitution? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? So, imagine you are part of a large group, students, professionals, rich, poor, from all religions. सबके पास अलग अलग ओपिनियंस हैं। जैसे स्कूल में सब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हमारे फैमिली में सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही एक देश में भी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, उनके प्रायोरिटीज अलग अलग होते हैं। और इन विविधताओं में we see that in such a diverse society like India, how do we live together? We need some basic rules, like we have some moral unwritten rules in our family, among our friends. We also need such basic rules to live better in a society or in a country like India. और यही बेसिक रूल्स होते हैं हमारे संविधान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर, लिमिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट व्हाइल एस्टेब्लिशिंग सिटीजन्स राइट। तो हमको संविधान पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, सिविक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अगर हम इसे समझते हैं तो हम जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको अप्रिसिएट कर सकते हैं, और क्या ऐसी संभावनाएं हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या ऐसे फियर हैं, थ्रेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में, उसको भी हम जान सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट्स एवरी डे एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, फ्रॉम फ्री स्पीच टू इक्वल राइट्स। वी हैव डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स एंड एवरीथिंग। सो let us understand in depth as to why we need constitution। संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो पहला फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस का। सबसे पहला काम है मिनिमम कोऑर्डिनेशन देना। जब रूल्स सबको पता हो और इन्फोर्स भी किए जा सकें तभी ट्रस्ट बन पाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है जिसमें कुछ भावनाएं होती हैं और जिसपे हम सभी एक मोटा मोटी समन्वय और एश्योरेंस के साथ चलते हैं। तो भारत जैसे जो विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न भाषाओं के, धर्मों के, सांस्कृतिक परंपराओं को मानने वाले साथी रहते हैं, तो उनके जो शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के लिए, सह अस्तित्वपूर्ण जीवन के लिए, जो सोसाइटी के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका रिटर्न फॉर्म जो है वो संविधान होता है। और ये ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं जो सभी के ऊपर, सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से अप्लाई होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एंड पावर। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन विच वी नीड, कि ऐसे मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो विभिन्न विविधतापूर्ण संस्थाओं के साथ, ग्रुप्स के साथ हो सके, जो कि एक एग्रीड अपॉन रूल्स की तरह काम करें किसी भी तरीके से के कॉन्फ्लिक्ट में और उनके बीच में समन्वय बनाने के लिए। दूसरा जो फंक्शन है किसी भी संविधान का वो है कौन क्या डिसाइड करता है, कौन क्या निर्णय लेता है। हु डिसाइड्स, दैट मीन्स इट इज अलोकेशन ऑफ पावर। शक्तियों को किनको किनको दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में चुनाव होते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारे बिहाफ में, हमारी ओर से विभिन्न निर्णय लेते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट, जनप्रतिनिधित्व जो कहते हैं, उस तरीके का लोकतंत्र हमारे बीच में है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर नगरीय निकाय और पंचायत के स्तर पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में चयन होते हैं और यही देश का कानून बनाते हैं।
तो कानून बनाने का, पॉलिसी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो हम पार्लियामेंट या राज्य के स्तर पर विधानसभा या लोकसभा को दिया जाता है। तो पावर अलोकेशन जो है वो जैसे कि न्याय व्यवस्था के लिए हम लोगों के यहाँ एकल केंद्रीय न्यायपालिका जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेड रहता है, वो न्याय को सुनिश्चित करता है। उसी तरीके से राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट होता है, उसी तरीके से जिला और बाकी स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अन्य प्रकार के जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनकी स्थापना होती है। तो इसको मोटा मोटी ऐसा समझा जा सकता है कि जो शक्तियों का संवितरण है, अलोकेशन है, वो संविधान में ये प्रोवाइड करता है कि किसके पास कौन से डिसीजन मेकिंग के पावर हैं, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग विंग्स में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के बीच। तो आप सोचिए, अगर सरकार में ये चीज क्लियर नहीं हो कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा, जैसे कि परिवार के स्तर पर हमको क्लियर नहीं हो कि कौन सा काम कौन करने वाला है, नौकरी के लिए कौन जाने वाला है, सब्जी कौन बनाने वाला है, साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, सब्जी लेने की जिम्मेदारी है, तो एक हवैक हो जाएगा अगर हम अपना अपना काम नहीं करते रहेंगे। तो इसीलिए रूल्स बनाएगा कौन, जैसे कि हमने इससे पहले कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस की बात की थी, तो इसके आगे जो तार्किक सवाल होता है कि रूल्स बनाएगा कौन। इंडिया में ये पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है, राज्य के स्तर पर ये पावर विधानसभाओं को दी गई है, इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स हु विल डिसाइड, इसलिए इसे हम कहते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स द गवर्नमेंट। संविधान से ही सरकार का निर्माण होता है और न्यायपालिका का भी चुनाव होता है और विधायिका का भी चुनाव होता है, कार्यपालिका का भी चुनाव होता है। तो ये दूसरा फंक्शन है कि जो शक्तियों का संवितरण है, कौन सा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगा, कौन सी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, यह भी संविधान के माध्यम से निर्धारित होता है। तीसरा फंक्शन है लिमिटिंग द पावर्स स्पेशली ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो अब सोचिए, अगर सरकार अनफेयर लॉस लाए, जैसे किसी कास्ट को हमेशा दूसरे को सर्व करना पड़े या किसी रिलीजन को मना कर दिया जाए, क्या ये ठीक होगा? भारत जैसे विविधतापूर्ण सोसाइटी में या देश में कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिट करता है। फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप लोगों ने अनुच्छेद 19 के बारे में सुना होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक आपको इसकी विभिन्न स्थानों पर मेंशन मिलेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, आर्टिकल 18 के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 22 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमें सुरक्षा देते हैं। विभिन्न शक्तियां हैं जिसमें खासकर जैसे कि हम लोग मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के भाग 3 के हिस्सा हैं, ये जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं हैं उनको किसी भी सरकार के अति से रोकते हैं। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, बिना संवैधानिक सीमा के कितने भी जो लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो ऑथोरिटेरियन हो जाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आप लोगों ने सुना होगा, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हिस्ट्री जो है बताता है कि जहां पर भी लोगों को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, राजा महाराजा मुगलों के काल पे, भारत के आप बहुत सालों के पिछले 2000 साल का इतिहास लीजिए, जहां पे शक्तियों के ऊपर सीमा नहीं है, वहां पे नागरिकों के साथ, कमजोर वर्गों के साथ जो है वो अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है। इसलिए शक्तियों का जो सीमित करने का पावर भी हम लोगों को संविधान में मिलता है। जो रूल ऑफ लॉ, मूल अधिकार और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का जो संवितरण है, जो शक्तियों को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में डिवाइड करता है, ताकि अगर विधायिका से कुछ गलती हो या कार्यपालिका से कोई गलती हो
जो सरकार से, तो उसको विधानसभा या लोकसभा में चेक किया जा सके। उसी तरीके से अगर न्यायपालिका या कार्यपालिका से कोई कमी हो रही है, अगर वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, अगर वो कोई अलोकतांत्रिक या ऐसा कोई काम जिसमें हमारे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका उसको छीन सके। उसी तरीके से न्यायपालिका में अगर कोई कमी है, कोई भ्रष्टाचार है, जैसे कि अभी जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट का मोशन आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जजेस गलत काम कर रहे हैं, तो उसको चेक करने का काम जो है वो किसको दिया गया है? विधायिका को दिया गया है, जो हमारे यहाँ भारत का पार्लियामेंट है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपको एनसीईआरटीज जो है, आप 11वीं में पढ़ते हैं या सिविल सेवा की तैयारी से पहले बेसिक स्टडी के रूप में पढ़ते हैं, वो आपके मेंस के लिए सीजीपीएससी या यूपीएससी या अन्य राज्य सेवा की परीक्षाओं में काम कर रहता है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है, जो सेपरेशन ऑफ माध्यम पावर के माध्यम से सुनिश्चित होता है, ये संविधान का एक मूलभूत फंक्शन है कि लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स और डिफरेंट ऑर्गेन्स। सो ये तीसरा फंक्शन हुआ। चौथा फंक्शन हम देखते हैं इनेबलिंग पॉजिटिव चेंज। इसको बोलते हैं एस्पिरेशंस, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हम लोगों ने अपने परिवार के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए और हमारे भारत देश को एक महान नागरिक राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारी आकांक्षाएं हो सकती हैं, जैसे कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैं, ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय हुआ है, जैसे कि संविधान जो है वो कास्ट के बेसिस में, जाति के बेसिस में, वर्ग के बेसिस में और लिंग के आधार पे जो विभिन्न भेदभाव भारत में पिछले 2000 साल से एग्जिस्ट किए हैं, उसको पहचानता है और उसके लिए कुछ प्रावधान बनाता है जिससे कि इनको दूर किया जा सके और आगे के समय में जाति जैसी संस्थाएं, वर्ग जैसी संस्थाएं या लैंगिक जो भेदभाव हैं, ऐसी संस्थाएं या ऐसे प्रैक्टिसेस भारत में और हमारे समाज में न रह पाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे सरकार के लिए, हमारे कार्यपालिका और विधायिका के लिए गाइड के रूप में काम करते हैं, जो एक बेहतर समाज और समानतावादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ये भले ही कोर्ट के रूप में न्यायपालिका में जाके इस हक को हम नहीं मांग सकते हैं, पर यह हक जो है हमेशा जनता के कोर्ट में डिसाइड होता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो संविधान के भाग 4 में आपको आर्टिकल 36 से 51 तक मिलता है। इनेबलिंग वेलफेयर मेजर्स, जो संवैधानिक प्रावधान है वो अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक गतिविधियां, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटीज के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से प्रोटेक्शन एंड अफर्मेटिव एक्शन फॉर स्पेशल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में भी, माइनॉरिटीज में भी, डिसेबल्ड और दिव्यांग जो बोलते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो भी एस्पिरेशंस के रूप में हमको मिलते हैं। तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन से काम नहीं चलता, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक गोल भी देता है। जैसे इंडिया का गोल है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, तो गवर्नमेंट को इंपावर्ड किया गया है कि वो पॉजिटिव एक्शन ले सके, जैसे कि रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम्स आदि। ये जो इनेबलिंग फंक्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में दिखाई देता है। अब एक और जो मुख्य फंक्शन है, जो आखिरी फंक्शन है संविधान का, वो है कलेक्टिव आइडेंटिटी का, जो कि हमको नेशनल, एक राष्ट्र बनाता है। कोई भी राज्य जो है या देश है वो राष्ट्र तभी कहलाता है जब हम लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, एकत्रित और एक फील करते हैं, एकता रहता है। तो जो एक्सप्रेशन है नेशनल आइडेंटिटी का, जो भारत देश को राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए रहता है, वो अंत में कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल और नेशनल आइडेंटिटी देता है। जैसे जर्मनी में आइडेंटिटी इथनिसिटी से जोड़ी जाती है,
या पाकिस्तान में आइडेंटिटी जो है इस्लाम से या धार्मिक रूप से जोड़ी जाती है। भारत या इंडिया में जो आइडेंटिटी है वो इक्वालिटी से जोड़ी जाती है, समानता से जोड़ी जाती है कि भारत में सभी को वी हैव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मॉरल और नेशनल फ्रेमवर्क है जो संविधान में कुछ शेयर्ड वैल्यूज है, एस्पिरेशंस है और आइडेंटिटी है वो देश को देती है, जो कहां से परिलक्षित होता है, हमारे संविधान बनने के पहले ही आजादी में जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो कहां दिखती है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो समानता है, स्वतंत्रता है या एकता है, फ्रेटर्निटी जिसको हम कह सकते हैं सौहार्द्र, बहन भाईचारा बस नहीं कहेंगे, बहनचारा भी, सौहार्द्र जो है, उसी तरीके से बैलेंसेस यूनिटी विद डाइवर्सिटी, हमारी एकता को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करे, साथ में हमारे विविधता को भी। तो जो जितने भी विभिन्न संविधान है वो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के नेशनल आइडेंटिटीज का निर्माण करते हैं, प्रायोरिटी का, और भारत में जो ये है वो विविधता है, समानता है और सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, जो हमको एक राष्ट्रीय पहचान देता है, एक राष्ट्र के रूप में हमको पहचान देता है। तो ऐसे हमको 5 जो है अभी फंक्शन दिखे, क्या क्या दिखे, कोऑर्डिनेशन दिखा, तालमेल दिखा, पावर एलोकेशन दिखा, शक्तियों का कहां पर कौन क्या डिसाइड करेगा, वो सरकार या विभिन्न संस्थाओं के शक्तियों को सीमित करना, लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी, लिमिटिंग द अथॉरिटी एंड इनेबलिंग चेंज, हमारे एस्पिरेशंस से, फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 और 21, उसके अलावा विभिन्न अलग और भी जो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो है एस्पिरेशंस देता है हमारे सोसाइटी को, और उसी तरीके से आखिरी में अंत में जो 5वां है वो हमको एक राष्ट्रीय पहचान देता है, एक करता है। ये 5 जो है कारण हैं जिनके लिए भारत को संविधान की जरूरत पड़ती है, और इसमें से कोई एक भी नहीं रहे तो भारत जो है वो एक राष्ट्र के रूप में डेवलप नहीं हो पाएगा, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा था। तो ये जो फंक्शंस हैं वो किसी भी बेहतरीन लोकतंत्र, वहां पर न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एक राष्ट्र के रूप में हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं ये 5 फंक्शन। तो आज हम लोगों ने समझा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोऑर्डिनेशन देता है, पावर एलोकेट करता है, सरकार को लिमिट करता है, उनके शक्तियों को, सरकार मतलब विभिन्न विंग्स भी, विधायिका और न्यायपालिका भी उसमें शामिल है, पर मुख्यतः कार्यपालिका जो देश की सरकार है, एस्पिरेशंस को गाइड करता है, हमारे कलेक्टिव एस्पिरेशंस को, और हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो राष्ट्र बनने की ओर एक बेहतर आइडेंटिटी देता है। सो do stay connected with CGS Raipur. Do subscribe this YouTube channel for such insightful civic series, polity series. और हम लोग आगे चल के अभी डिफरेंट एनसीईआरटीज को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप संविधान या न्याय पालिका या सिविक्स के बारे में भी जानने के लिए इच्छुक हैं, समझना चाहते हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।